Dear friends, please subscribe my channel and press the bell icon. हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे सार्क। इसमें मेनली हम जो डिस्कस करेंगे व्हाट इज सार्क, अबाउट सार्क, हिस्ट्री एंड बैकग्राउंड, ऑब्जेक्टिव्स, फंडामेंटल प्रिंसिपल, सार्क एरियाज ऑफ कोऑपरेशन, मीटिंग ऑफ द हेड ऑफ द स्टेट एंड हेड ऑफ गवर्नमेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, स्टैंडिंग कमेटी, टेक्निकल कमेटीज, सार्क अपेक्स बॉडीज, सार्क सेक्रेटरीट, सार्क स्पेशलाइज्ड बॉडीज, सार्क रीजनल सेंटर्स, सार्क समिट्स एंड ट्रेड इन साउथ एशिया। लास्ट में हम करेंगे सार्क के प्रॉब्लम्स, चैलेंजेस, इवैल्यूएशन एंड कंक्लूजन्स। व्हाट इज सार्क? It stands for South Asian Association for Regional Cooperation. It is an organization of South Asian countries established on 8th December 1985 and dedicated to economic, technological, social and cultural development for collective self-reliance. सार्क का मानक है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग। यह दक्षिणी एशियाई देशों का एक संगठन है जो 8 दिसंबर 1985 को स्थापित किया गया और सामूहिक आत्मनिर्भरता के लिए आर्थिक, तकनीकी, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास के लिए समर्पित है। अबाउट सार्क फॉर्मेशन, इसका जो गठन है 8 दिसंबर 1985 को ढाका यानी बांग्लादेश में हुआ था। अगर मेंबर स्टेट की बात करते हैं, सार्क के 8 सदस्य देश है भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, मालदीव, भूटान और अफगानिस्तान। अगर हम ऑब्जर्वर स्टेट की बात करते हैं तो वर्तमान में 9 पर्यवेक्षक राष्ट्र हैं। 2 अगस्त 2006 को सार्क देशों के विदेश मंत्रियों ने 3 आवेदकों को पर्यवेक्षक का दर्जा देने के लिए सैद्धांतिक रूप से सहमति व्यक्त की। अमेरिका और दक्षिणी कोरिया दोनों ने अप्रैल 2006 में अनुरोध किया। साथ ही यूरोपीय संघ जुलाई 2006 में अनुरोध किया था। 4 मार्च 2007 को ईरान ने पर्यवेक्षक का दर्जा देने का अनुरोध किया, जिसके तुरंत बाद मॉरिशस भी आ गया। वर्तमान में इसमें 9 राष्ट्र हैं: ऑस्ट्रेलिया, चाइना, यूरोपीय यूनियन, ईरान, जापान, मॉरिशस, म्यांमार, साउथ कोरिया और यूनाइटेड स्टेट अमेरिका। अगर हम वर्किंग लैंग्वेज की बात करते हैं सार्क का, तो इसका जो वर्किंग लैंग्वेज है इंग्लिश है। सार्क का चार्टर ढाका में 8 दिसंबर 1985 को लागू हुआ। अगर हम सेक्रेटरी जनरल की बात करते हैं तो वर्तमान में एसाला रुवान बेरकॉन जो कि श्रीलंका से है। सार्क का जो सेक्रेटरी है काठमांडू, नेपाल, जो 17 जनवरी 1987 को इसे ऑफिशियली बना दिया गया। अगर हम जीडीपी की बात करते हैं 2019 के एस्टीमेट के हिसाब से, सार्क में दुनिया का 3% क्षेत्र, दुनिया की आबादी का 21% और वैश्विक अर्थव्यवस्था का 4.21 US डॉलर 3.67 ट्रिलियन शामिल है। अगर सार्क में जो लार्जेस्ट लैंड एंड एरिया एंड पॉपुलेशन कंट्री वो है भारत और स्मॉलेस्ट कंट्री इन साइज मालदीव। आसियान डे हर वर्ष 8 दिसंबर को मनाया जाता है। हिस्ट्री एंड बैकग्राउंड ऑफ सार्क। दक्षिण एशिया में एक क्षेत्रीय मंच की स्थापना का विचार बांग्लादेश के तत्कालीन राष्ट्रपति जियाउर रहमान ने 1980 में किया। इसके स्थापना के पीछे 3 महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय पहलू थे। पहला पहलू ये था कि विकसित और विकासशील देशों के बीच वार्ता विफल हो जाने से अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक माहौल दक्षिण एशियाई देशों की अर्थव्यवस्था के प्रतिकूल था। इस कारण दक्षिण एशियाई नेता आर्थिक चुनौतियों का सामना करने के तौर तरीकों पर विचार करने के लिए मजबूर हो गए। दूसरा पहलू ये 1977 में दक्षिणी एशिया में पश्चिमी विचारधारा से प्रभावित रूलर्स का यहाँ पर एमर्जेंस हुआ। विशेषकर पाकिस्तान में जुल्फिकार अली भुट्टो, भारत में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और श्रीलंका में राष्ट्रपति बंडार नायके के सत्ता से बाहर होने की वजह से संभव हुआ। इससे विभिन्न क्षेत्रों में क्षेत्रीय संपर्क बढ़ने की संभावना खुल गई और दक्षिण एशिया के नेताओं ने ऐसी संभावना की खोज प्रारंभ कर दी जिससे क्षेत्रीय संपर्क बढ़ाने की संभावना खुल गई और दक्षिण एशिया के नेताओं ने ऐसी संभावना की खोज करना शुरू कर दी
तीसरा पहलू सामरिक गतिविधियों से संबंध या जैसे कि 1978 में अफगानिस्तान में विद्रोह, जहां उसके बाद 2 वर्षों से भी कम समय में रूसी सैनिक हस्तक्षेप हुआ और दक्षिण एशियाई सुरक्षा के लिए दूरगामी जटिलताएं उत्पन्न हुई। इस सब घटना के कारण सार्क की स्थापना धीरे धीरे और सोची समझी प्रक्रिया के तहत हुई। सार्क की स्थापना की शुरुआत दक्षिण एशिया के 7 देशों के विदेश सचिव स्तर की बैठक से प्रारंभ हुई। इसका उद्घाटन 1981 में कोलंबो में हुआ। दूसरा बैठक 1981 में काठमांडू में, तीसरा बैठक 1982 में इस्लामाबाद में तथा चौथी बैठक 1983 में ढाका में हुई। इन्हीं प्रयासों से 8 दिसंबर 1985 को ढाका में सार्क की स्थापना की गई। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सार्क, आर्टिकल 1। फर्स्ट है दक्षिण एशिया के लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने और उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए। सेकंड है क्षेत्र में आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति और सांस्कृतिक विकास में तेजी लाने के लिए और सभी व्यक्तियों को गरिमा में रहने और अपनी पूरी क्षमता का एहसास करने का अवसर प्रदान करने के लिए। थर्ड है दक्षिण एशिया के देशों के बीच सामूहिक आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने और मजबूत करने के लिए। फोर्थ है आपसी विश्वास, समझ और एक दूसरे की समस्याओं की सराहना में योगदान करने के लिए। फिफ्थ है आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, तकनीकी और वैज्ञानिक क्षेत्रों में सक्रिय सहयोग और पारस्परिक सहायता को बढ़ावा देना। सिक्स है अन्य विकासशील देशों के साथ सहयोग को मजबूत करना। सेवंथ है आम हितों के मामलों में अंतर्राष्ट्रीय मंचों में आपस में सहयोग को मजबूत करने के लिए। तथा आठवां है समान उद्देश्य और उद्देश्यों के साथ अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय संगठनों के साथ सहयोग करना। सेकंड है प्रिंसिपल ऑफ सार्क, आर्टिकल 2। सहायता के ढांचे के भीतर सहयोग, संप्रभुता, समानता, क्षेत्रीय अखंडता, राजनीतिक स्वतंत्रता, अन्य राज्यों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने और पारस्परिक लाभ के सिद्धांतों के लिए सम्मान पर आधारित होगा। सेकंड है इस तरह का सहयोग द्विपक्षीय और बहुपक्षीय सहयोग का विकल्प नहीं होगा बल्कि उनका पूरक होगा। थर्ड है इस तरह के सहयोग द्विपक्षीय और बहुपक्षीय दायित्वों के साथ असंगत नहीं होंगे। नेक्स्ट है सार्क एरियाज ऑफ कोऑपरेशन, यानी सार्क के सहयोग के क्षेत्र। फर्स्ट है मानव संसाधन विकास और पर्यटन। सेकंड है कृषि और ग्रामीण विकास। थर्ड है पर्यावरण, प्राकृतिक आपदा और जैव प्रौद्योगिकी। फोर्थ है अर्थशास्त्र, व्यापार और वित्त। फिफ्थ है सामाजिक मामले। सिक्स है सूचना और गरीबी। सेवन ऊर्जा, परिवहन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी। आठवां है शिक्षा, सुरक्षा और संस्कृति। उसके बाद है मीटिंग ऑफ द हेड ऑफ द स्टेट और गवर्नमेंट, आर्टिकल 3। राज्य या सरकार के प्रमुखों का एक वर्ष में एक बार या अधिक बार मिलेंगे और जब भी सदस्य राज्य द्वारा आवश्यक माना जाएगा। नेक्स्ट है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, आर्टिकल 4। सदस्य राज्यों के विदेश मंत्रियों से युक्त मंत्री परिषद निम्नलिखित कार्यों के साथ स्थापित की जाएगी। फर्स्ट है सहायता की नीतियों का निर्माण। सेकंड है सहायता के तहत सहयोग की प्रगति की समीक्षा। थर्ड है सहयोग के नए क्षेत्रों पर निर्णय। फोर्थ है अतिरिक्त तंत्र की स्थापना एसोसिएशन के तहत आवश्यक हो। नेक्स्ट है एसोसिएशन के सामान्य हित के अन्य मामलों पर निर्णय। नेक्स्ट है मंत्रिपरिषद वर्ष में 2 बार बैठक करेगी। सदस्य राज्यों के बीच समझौते द्वारा परिषद का असाधारण सत्र आयोजित किया जा सकता है। नेक्स्ट है स्टैंडिंग कमेटी, आर्टिकल 5। विदेश सचिवों वाली स्थायी समिति में निम्नलिखित कार्य होंगे। पहला है सहयोग के कार्यक्रमों की समग्र निगरानी और समन्वय। सेकंड है परियोजना और कार्यक्रम की मंजूरी और उनके वित्त पोषण के तौर तरीके। थर्ड है अंतर क्षेत्रीय प्राथमिकताओं का निर्धारण। फोर्थ है क्षेत्रीय और बाहरी संसाधनों को जुटान करना। फिफ्थ है उपयुक्त अध्ययन के आधार पर सहयोग के नए क्षेत्रों की पहचान करना। नेक्स्ट है स्थायी समिति जितनी बार आवश्यक समझे पूरी करेगी। नेक्स्ट है स्थायी समिति समय समय पर रिपोर्ट मंत्रिपरिषद को सौंपेगी और नीतिगत मामलों पर निर्णय के लिए आवश्यक होने पर इसका संदर्भ देगी। उसके बाद टेक्निकल कमेटीज, आर्टिकल 6। सदस्य राष्ट्रों के प्रतिनिधियों वाली तकनीकी समिति सहयोग के अपने क्षेत्रों में कार्यक्रम के कार्यान्वयन, समन्वय और निगरानी के लिए जिम्मेदार होगी, जिनके पास संदर्भ की शक्तियाँ होगी।
फर्स्ट है सहमत क्षेत्रों में संभावित और क्षेत्रीय सहयोग के दायरे का निर्धारण। सेकंड है कार्यक्रमों का निर्माण और परियोजना की तैयारी। क्षेत्रीय कार्यक्रमों के वित्तीय निहितार्हता का निर्धारण। फोर्थ है लागतों के विनियोग के बारे में सिफारिश का सूत्रीकरण करना। फिफ्थ है क्षेत्रीय कार्यक्रमों का कार्यान्वयन और समन्वय। सिक्स है कार्यान्वयन में प्रगति की निगरानी करना। उसके बाद तकनीकी समितियां स्थायी समिति को समय समय पर रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। नेक्स्ट है तकनीकी समिति की अध्यक्षता आमतौर पर सदस्य राज्यों के बीच हर 2 साल में रोटेशन वाइज रहेगी। तकनीकी समितियां यदि आवश्यक हो तो तंत्र और तौर तरीकों का उपयोग कर सकती है। उसके बाद राष्ट्रीय तकनीकी एजेंसियां के प्रमुखों की बैठक, विशिष्ट क्षेत्रों में विशेषज्ञों की बैठक और क्षेत्रों में उत्कृष्टता के मान्यता प्राप्त केंद्रों के बीच संपर्क। लास्ट है वे देश में आयोजित किसी भी आसन बैठक या देश में होने वाली गतिविधियों में आयोजित किया जा सकता है। नेक्स्ट है एक्शन कमेटीज। आर्टिकल 7 स्थायी समिति में से अधिक नहीं बल्कि सभी सदस्य राज्यों को शामिल करने वाली परियोजनाओं के कार्यान्वयन से संबंधित सदस्य राष्ट्रों की कार्य समिति गठित की जा सकती है। नेक्स्ट है सार्क अपेक्स बॉडीज। मान्यता प्राप्त करने वाला संगठन राष्ट्रीय स्तर पर न्यूनतम 4 घटक इकाइयों वाला एक सरोज क्षेत्रीय निकाय होना चाहिए। संगठन को सार्क चार्टर में प्रमोटिंग के जो एरियाज है सोशल, इकोनॉमिकल, कल्चरल डेवलपमेंट को बढ़ावा देने में काम करना चाहिए। नेक्स्ट है सार्क सेक्रेटरीट। 16 जनवरी 1987 को काठमांडू में स्थापित किया गया था। इसकी भूमिका सार्क गतिविधियों के कार्यान्वयन में समन्वय और निगरानी करना है, एसोसिएशन की बैठकों की सेवा करना और सार्क और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के बीच संचार के चैनल के रूप में काम करना है। सचिवालय में महासचिव, 7 निदेशक और सामान्य सेवा कर्मचारी शामिल है। महासचिव की नियुक्ति मंत्री परिषद द्वारा रोटेशन के सिद्धांत पर गैर नवीकरणीय के लिए की जाती है। महासचिव का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। सार्क के जो प्रथम महासचिव अब्दुल एहसान ये बांग्लादेश से थे। इनका जो कार्यकाल है 16 जनवरी 1985 से 15 अक्टूबर 1989 तक था। दूसरे जो महासचिव थे कांत किशोर बारगवा, ये भारत से थे। इनका जो कार्यकाल है 17 अक्टूबर से लेकर 1989 टू 31 दिसंबर 1991 तक था। वर्तमान में जो सार्क के जो महासचिव है एसाला रुवान बेरोकोन, ये श्रीलंका से है। इनका जो कार्यकाल है 1 मार्च 2020 से लेकर 1 मार्च 2023 तक रहेगा। नेक्स्ट है सार्क स्पेशलाइज्ड बॉडीज़, यानी सार्क के जो विशिष्ट निकाय कौन कौन से हैं। सार्क ने सार्क आर्बिट्रेशन काउंसिल, साउथ एशियन यूनिवर्सिटी डेवलपमेंट फंड एंड सेक्रेटरीट एंड सार्क रीजनल स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन जैसे नए संस्थान स्थापित किए हैं, जिनमें रीजनल सेंटर से अलग जनादेश और स्ट्रक्चर है। फर्स्ट है सार्क डेवलपमेंट फंड। 13वें सार्क शिखर सम्मेलन ढाका में 12 से 13 नवंबर 2005 को सार्क ने सार्क विकास कोष को 3 विंडोज सामाजिक आर्थिक बुनियादी ढांचों के प्रावधान के साथ एक व्यापक वित्त पोषण तंत्र यानी सार्क डेवलपमेंट फंड के रूप में स्थापित करने का निर्णय लिया। सार्क डेवलपमेंट फंड सचिवालय को औपचारिक रूप से अप्रैल 2010 में परियोजना आधारित सहयोग के प्राथमिक उद्देश्य के साथ 16वें सार्क सम्मेलन के दौरान थिम्पू में कमीशन किया गया था। तब से सार्क डेवलपमेंट फंड अपने सामाजिक विंडो के तहत स्पेशल डेवलपमेंट बोर्ड द्वारा अनुमोदित परियोजनाओं को वित्त पोषण कर रहा है। सार्क डेवलपमेंट फंड एक बोर्ड द्वारा संचालित होता है, जिससे सदस्य राज्यों के वित्त मंत्रालय के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। सार्क डेवलपमेंट फंड की संचालन परिषद बोर्ड के कामकाज की देखरेख करते हैं। सेकंड है साउथ एशियन यूनिवर्सिटी यानी दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालय। दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालय की स्थापना के समझौते पर 14वें सार्क सम्मेलन नई दिल्ली 4 अप्रैल 2007 के दौरान दक्षेश के मेंबर ऑफ स्टेट के विदेश महामंत्रियों के द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे।
साउथ एशियन यूनिवर्सिटी के समझौते के अनुच्छेद के 7 के अनुसार मेंबर स्टेट के लिए आवश्यक है कि वो संबंधित विश्वविद्यालय और संस्थानों द्वारा सम्मानित डिग्री और प्रमाण पत्र के साथ साउथ एशियन यूनिवर्सिटी द्वारा दिए गए डिग्री और प्रमाण पत्र को मान्यता प्रदान करे। नेक्स्ट है साउथ एशियन रीजनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। 15वें सार्क शिखर नए मानकों को सामंजस्य बनाने और अपने तकनीकी कार्यों को पूरा करने में संबंधित राष्ट्रीय संस्थानों की क्षमता बढ़ाने के लिए मेट्रोलॉजी मान्यता और अनुरूपता मूल्यांकन के क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए साउथ एशियन रीजनल स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया। 25 अगस्त 2011 को साउथ एशियन रीजनल स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन पर समझौते करके इसे प्रभाव में लाया गया। सार्क अपेक्स बॉडीज, सार्क चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। सेकेंड है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन इन लॉ। थर्ड साउथ एशियन फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट्स। फोर्थ साउथ एशिया फाउंडेशन। फिफ्थ फाउंडेशन ऑफ सार्क राइटर्स एंड लिटरेचर। एंड सिक्स साउथ एशिया इनिशिएटिव टू एंड वायलेंस अगेंस्ट चिल्ड्रन। नेक्स्ट है सार्क रीजनल सेंटर्स। फर्स्ट है रीजनल सेंटर्स लोकेशन एंड कंट्री। सार्क एग्रीकल्चर सेंटर लोकेशन ढाका बांग्लादेश। सेकंड सार्क मेट्रोलॉजिकल रिसर्च लोकेशन ढाका कंट्री बांग्लादेश। सार्क फॉरेस्ट्री सेंटर लोकेशन थिम्पू कंट्री भूटान। सार्क डेवलपमेंट फंड लोकेशन थिम्पू कंट्री भूटान। सार्क डॉक्यूमेंटेशन सेंटर न्यू दिल्ली इंडिया। सार्क डिजास्टर मैनेजमेंट लोकेशन गांधीनगर कंट्री इंडिया। सार्क कोस्टल जोन मैनेजमेंट लोकेशन मार्ले कंट्री मालदीव। सार्क इंफॉर्मेशन सेंटर लोकेशन काठमांडू कंट्री नेपाल। सार्क ट्यूबरकुलोसिस एंड HIV एड्स लोकेशन काठमांडू एंड कंट्री नेपाल। सार्क ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट सेंटर लोकेशन इस्लामाबाद पाकिस्तान। सार्क एनर्जी सेंटर लोकेशन इस्लामाबाद पाकिस्तान। सार्क कल्चरल सेंटर लोकेशन कोलंबो कंट्री श्रीलंका। सार्क समिट्स, राज्य के प्रमुखों की बैठक या सदस्य राज्यों की सरकार सार्क के तहत उच्चतम निर्णय लेने का अधिकार है। शिखर को आमतौर पर द्विवार्षिक रूप से एक सदस्य राज्य द्वारा रोटेशन में आयोजित किया जाता है। शिखर सम्मेलन की मेज़बानी करने वाला सदस्य राज्य एसोसिएशन के अध्यक्ष को मानता है। सार्क शिखर सम्मेलन का मुख्य परिणाम एक घोषणा है। शिखर सम्मेलन घोषणा में सार्क के तत्वावधान में किए जा रहे विभिन्न क्षेत्रों में वो क्षेत्रीय सहयोग को मजबूत करने और मजबूत करने के लिए नेताओं के निर्णय और निर्देश शामिल है। शिखर सम्मेलन के समापन सत्र में नेताओं द्वारा घोषणा को अपनाया जाता है। शिखर सम्मेलन मंत्रिपरिषद और मंत्रिस्तरीय बैठक की रिपोर्ट पर भी विचार और अनुमोदन करता है। शिखर सम्मेलन के दौरान सार्क के तहत क्षेत्रीय सहयोग पर नीतिगत बयान नेताओं द्वारा किए जाते हैं। समिट को ऑब्जर्वर के प्रतिनिधिमंडल के प्रमुखों और महासचिवों द्वारा भी संबोधित किया जाता है। सार्क का प्रथम शिखर सम्मेलन 7 से 8 दिसंबर 1985 को ढाका में हुआ। इस शिखर सम्मेलन में 7 देश भारत, श्रीलंका, पाकिस्तान, भूटान, मालदीव, बांग्लादेश तथा नेपाल के राष्ट्राध्यक्षों व शासनाध्यक्षों ने सार्क के गठन की औपचारिक घोषणा किया। ढाका सम्मेलन में सार्क के चार्टर अपनाए गए, जिसके अंतर्गत दक्षिण एशिया के लोगों के सुख तथा जीवन की गुणवत्ता को बढ़ावा देने, परस्पर आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास को बढ़ावा देना, पारस्परिक विश्वास, सामूहिक आत्मनिर्भरता को मजबूत करना तथा तकनीकी और वैज्ञानिक क्षेत्रों में सक्रिय साझेदारी को बढ़ावा देना आदि। इसके अतिरिक्त राष्ट्रों के मुख्य वर्ष में एक बैठक करेंगे। सार्क का दूसरा शिखर सम्मेलन 6 से 17 दिसंबर 1986 को बेंगलोर, भारत में हुआ। सम्मेलन की अध्यक्षता भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने की। इस शिखर सम्मेलन में विकासशील गतिविधियों में स्त्रियों के सहयोग तथा नशीले पदार्थों के बंद करने के लिए तकनीकी समिति का गठन करने का निर्णय लिया गया। इस सम्मेलन में 5 दिशाओं दक्षिण एशिया, आकाशवाणी, पर्यटन, विपदा प्रबंधन, विद्यार्थियों की सुविधा देना शामिल था। काठमांडू को इस सम्मेलन में सार्क का सचिवालय की स्थापना किए जाने की घोषणा कर दी गई।
सार्क का तीसरा शिखर सम्मेलन 2 से 4 नवंबर 1987 को काठमांडू में हुआ। इस सम्मेलन में पर्यावरण, खाद्य सुरक्षा, भंडार, आतंकवाद पर विचार किया गया। पाकिस्तान ने दक्षिण एशिया क्षेत्र को परमाणु विहीन क्षेत्र बनाने की अपील की। भारत ने अफगानिस्तान को सार्क की सदस्यता प्रार्थना पत्र का समर्थन किया तथा भारत ने उद्योग, व्यापार, शक्ति और वातावरण में सहयोग देने का विचार रखा, परंतु इस प्रस्ताव का समर्थन नहीं मिला। सार्क का चौथा सम्मेलन 29 से 31 दिसंबर 1988 को इस्लामाबाद में हुआ। इस शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता पाकिस्तान के प्रधानमंत्री श्रीमती बेनजीर भुट्टो ने की। इस सम्मेलन में सार्क 2000 एकीकृत योजना पर विशेष बल दिया गया। सम्मेलन में दक्षिण एशिया में प्राकृतिक विनाश की समस्याओं का विशेष विश्लेषण करने, ग्रीन हाउस प्रभाव का साझा अध्ययन, मादक पदार्थों के खिलाफ संघर्ष करने तथा परमाणु निशस्त्रीकरण पर बल दिया। भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने सार्क महोत्सव का आयोजन निर्विरोध आगमन व सूचना व समाचारों का आदान प्रदान सदस्य देशों के मध्य करने का सुझाव दिया। सार्क का 5वां शिखर सम्मेलन 21 से 23 दिसंबर 1990 को माले में हुआ। इस सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर ने किया। सम्मेलन में 1991 को सार्क वर्ष 1992 को बालिका दिवस मनाने का फैसला लिया गया। इसके अतिरिक्त सम्मेलन में आतंकवादी गतिविधियों, अंतर्राष्ट्रीय शस्त्र व्यापार और नशीली वस्तुओं की तस्करी पर चिंता व्यक्त की। सार्क का 6वां शिखर सम्मेलन कोलंबो में आयोजन किया गया। यह सम्मेलन 21 दिसंबर 1991 को कोलंबो में हुआ। इस सम्मेलन में निशस्त्रीकरण, मानव अधिकारों, उदारीकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए परस्पर सहयोग तथा संस्थागत ढांचे के बारे में समझौता करना शामिल था। इसके अतिरिक्त सन 2000 तक संबंधित देशों के सभी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा की सुविधा उपलब्ध करवाना तथा परस्पर सूचनाओं का आदान प्रदान करना आदि शामिल था। सार्क का 7वां सम्मेलन। सार्क का 7वां शिखर सम्मेलन 10 से 11 अप्रैल 1999 को ढाका, बांग्लादेश में हुआ। इस सम्मेलन में आतंकवाद के प्रति चिंता व्यक्त की तथा इसके विरुद्ध साझा कार्यक्रम पर बल दिया गया। पर्यावरण, जनसंख्या, नशीली पदार्थ, स्तरीय विकास, छोटे राज्यों की सुरक्षा सार्क अध्यक्ष दक्षिण एशिया का विकास फंड के संदर्भ में बनाई गई थी तथा इस सम्मेलन में इस कार्य योजना को स्वीकार किया गया। इस सम्मेलन में साप्टा को मंजूरी दे दी गई। नेक्स्ट है सार्क का 8वां शिखर सम्मेलन, न्यू दिल्ली। सार्क का 8वां शिखर सम्मेलन 2 से 4 मई 1995 को नई दिल्ली में हुई। इस बैठक में 1995 को सार्क गरीबी उन्मूलन वर्ष और 1996 को सार्क साक्षरता वर्ष मनाने का घोषणा की। सम्मेलन में निशस्त्रीकरण, रासायनिक व जैविक हथियार की समाप्ति और आतंकवाद के विरुद्ध लड़ने तथा 2002 तक गरीबी उन्मूलन करने की इच्छा व्यक्त की। साप्टा को आधिकारिक तौर पर लागू कर दिया गया। सार्क का 9वां शिखर सम्मेलन। सार्क का 9वां शिखर सम्मेलन 12 से 14 मई 1997 को मालदीव में हुआ। इस सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल ने किया। दक्षिण एशिया के इन संगठनों को प्रभावीपूर्ण व सदस्य देशों के मुख्य आर्थिक संबंध स्थापित करने के लिए साप्टा को दक्षिण एशियाई आर्थिक समुदाय में शामिल करने का आह्वान किया। इस सम्मेलन में दक्षिणी एशियाई शांति स्थापित करने तथा परस्पर बेहतर संबंध बनाने, आतंकवाद से निपटने तथा विदेशी में जमा काला धन को रोकना आदि शामिल था। सार्क का 10वां शिखर सम्मेलन। सार्क का 10वां शिखर सम्मेलन 29 से 31 मई 1998 को कोलंबो, श्रीलंका में हुआ। इस सम्मेलन में साप्टा से की प्रगति, आर्थिक विकास, एनपीटी व सीटीबीटी निशस्त्रीकरण पर चर्चा हुई। 1998 में किए गए परमाणु प्रशिक्षण भारत पाकिस्तान सार्क सदस्यों द्वारा निशस्त्रीकरण के संदर्भ में आलोचना की गई। 5 परमाणु संपन्न राष्ट्र बाहरी परमाणु भंडार से लैस है तथा परमाणु अप्रसार के लिए निशस्त्रीकरण आवश्यक है। सार्क के इस सम्मेलन में शिक्षा, स्वास्थ्य, गरीबी उन्मूलन तथा बाल कल्याण तथा महिलाओं के विकास के लिए लक्ष्य निर्धारित किए गए। सार्क का 11वां सम्मेलन। सार्क का 11वां सम्मेलन 5 से 6 जनवरी 2002 को काठमांडू में हुआ। इस सम्मेलन में 1999 को पाकिस्तान में प्रस्तावित था, परंतु पाकिस्तान में सैन्य तख्तापलट द्वारा नवाज शरीफ सरकार को हटा दिया गया। इस कारणवश सम्मेलन पाकिस्तान में आयोजित न हो सका। इस सम्मेलन में आतंकवाद को खात्मा करने के प्रति
प्रतिबद्धता जताई। इसके अतिरिक्त शिक्षा, आर्थिक सहयोग, गरीबी उन्मूलन, छोटे राज्यों की सुरक्षा और पर ध्यान केंद्रित किया। वित्त और निवेश तथा व्यापार में से बढ़ाने को आह्वान किया। सार्क का 12वां शिखर सम्मेलन। सार्क का 12वां शिखर सम्मेलन 5 से 6 जनवरी 2004 को इस्लामाबाद में हुआ। इस सम्मेलन में साप्टा समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। सार्क सामाजिक चार्टर को स्वीकृति प्रदान की गई। चार्टर में जनसंख्या नियंत्रण, स्वास्थ्य, गरीबी उन्मूलन, बच्चों की सुरक्षा तथा महिला सशक्तिकरण आदि शामिल था। घोषणा पत्र में श्रीलंका में सार्क सांस्कृतिक केंद्र, काठमांडू में सार्क सूचना और केंद्र स्थापित करने तथा 2005 को सार्क के 20 वर्ष होने के रूप में मनाए जाने का सर्वसम्मति से फैसला लिया गया। सार्क का 13वां शिखर सम्मेलन। सार्क का 13वां शिखर सम्मेलन 12 से 13 नवंबर 2005 को ढाका में हुआ। इस शिखर सम्मेलन में चीन, जापान को सार्क का पर्यवेक्षक का तथा पाकिस्तान को पूर्ण सदस्यता देने की स्वीकृति दी गई। सातों शासनाध्यक्षों ने 2006 से लेकर 15 के दशक को गरीबी उन्मूलन दशक घोषित करने और 2007 के वर्ष को हरा दक्षिणी एशिया का वर्ष मनाने का निर्णय लिया। सम्मेलन में 3 समझौते किए गए। फर्स्ट है दोहरी कर प्रणाली को दूर करने, करों के मुद्दे को आपसी प्रशासकीय सहायता के संबंध में बहुपक्षीय समझौता। सेकंड, तत्व कर से संबंधित मामलों के संबंध में आपसी प्रशासकीय सहायता समझौता। थर्ड, सार्क मध्यस्थता परिषद की स्थापना। 1 जनवरी 2006 से साप्टा समझौता लागू करने को दक्षिण एशिया आर्थिक संघ के निर्माण की दिशा में एक बड़ा कदम माना गया। सार्क का 14वां शिखर सम्मेलन। सार्क का 14वां शिखर सम्मेलन 3 से 4 नवंबर 2007 को नई दिल्ली, भारत में हुआ। इस शिखर सम्मेलन में पहली बार संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, चीन, यूरोपीय संघ, दक्षिण कोरिया ने पर्यवेक्षकों के तौर पर भाग लिया। अफगानिस्तान को पूर्ण सदस्यता का दर्ज देकर सार्क की सदस्यता संख्या 8 हो गई। सार्क के मंत्रियों ने दक्षिण एशिया विश्वविद्यालय की स्थापना करने, सार्क विकास कोष तथा सार्क खाद्यान्न भंडार बनाने संबंधी समझौते पर हस्ताक्षर किए। भारत के प्रधानमंत्री ने सम्मेलन के अंतिम अधिवेशन में सहयोग के 4 क्षेत्रों को चिन्हित किया, जिसमें ऊर्जा, पानी, वातावरण तथा खाद्यान्न शामिल था। सार्क का 15वां शिखर सम्मेलन। सार्क का 15वां शिखर सम्मेलन 2 से 3 अगस्त 2008 को श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में हुआ। इस सम्मेलन में आतंकवाद और खुराक सुरक्षा पर विचार विमर्श किया। सदस्य देशों ने एक सार्क विकास फंड स्थापित करने का निर्णय लिया। सार्क का 16वां शिखर सम्मेलन। सार्क का 16वां शिखर सम्मेलन 28 से 29 अप्रैल 2010 को भूटान की राजधानी थिम्पू में हुआ। सार्क नेताओं ने सम्मेलन में आतंकवाद, दक्षिण एशिया क्षेत्र को शांति, सुरक्षा, आर्थिक स्थिरता, शिक्षा पर बल दिया। सम्मेलन में स्पेशल डेवलपमेंट फंड के चार्टर को दी गई स्वीकृति का स्वागत किया। सम्मेलन का थीम था टूवर्ड्स ए ग्रीन एंड हैप्पी साउथ एशिया। नेक्स्ट है सार्क का 17वां शिखर सम्मेलन। सार्क का 17वां शिखर सम्मेलन 10 से 12 नवंबर 2012 को मालदीव के अडू में हुआ। सम्मेलन में बांध निर्माण करना, स्त्रियों और पुरुषों के संबंध में समानता को प्राप्त करना आदि था। सार्क नेताओं ने जो प्रमुख समझौते किए इस प्रकार से है: राष्ट्रीय आपदा का सामना करने के लिए एकदम कार्रवाई करने का समझौता। सेकंड, अनुपालन करने संबंधी बहुपक्षीय समझौता। थर्ड, क्षेत्रीय मापदंडों को लागू करने के लिए समझौता। सार्क का 18वां शिखर सम्मेलन। सार्क का 18वां शिखर सम्मेलन 26 से 27 नवंबर 2014 को नेपाल की राजधानी काठमांडू में हुआ। सम्मेलन में दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय सहयोग को अधिक गहरा बनाने तथा शांति स्थापित करने के निर्णय लिया गया। उन्होंने ये भी सहमति प्रकट की कि बड़ी आवश्यकता व्यापार, निवेश, वित्त, ऊर्जा, सुरक्षा, आधारभूत ढांचा विकास, संपर्क व्यवस्था तथा संस्कृति संबंधी के विकास के लिए सहयोग करना। सम्मेलन का थीम था शांति तथा समृद्धि के लिए, डीपर इंटीग्रेशन फॉर पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। सार्क का 19वां शिखर सम्मेलन। सार्क का 19वां शिखर सम्मेलन 9 से 10 नवंबर 2016 को होना था, अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। सितंबर 2016 में उड़ी में भारतीय सेना के ठिकाने पर पाक समर्थित आतंकवादियों द्वारा हमले के पश्चात भारत ने शिखर सम्मेलन के बहिष्कार की घोषणा की। सार्क के राष्ट्र अफगानिस्तान, भूटान, बांग्लादेश और श्रीलंका ने शिखर सम्मेलन का बहिष्कार करने की घोषणा की।
पाकिस्तान ने 1 अक्टूबर 2016 को सम्मेलन को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करने की घोषणा किया। नेक्स्ट है साप्टा। सार्क देशों के मध्य व्यापार एवं टैरिफ प्रतिबंधों के सभी प्रकारों को हटाने का इसमें प्रावधान है। यह आम मुद्रा के साथ साझा बाजार के निर्माण का मार्ग प्रशस्त करता है। साप्टा 1995 में नई दिल्ली में आयोजित 8वें सार्क सम्मेलन की सफलता का परिणाम था, जहां साप्टा की नई रियायती व्यापार प्रणाली को मंजूरी दी गई थी। 6 जनवरी 2004 को शिखर सम्मेलन पाकिस्तान में 8 राष्ट्रों के राज्य के अध्यक्षों व सरकार के अध्यक्षों ने हस्ताक्षर किए और 1 जनवरी 2006 से लागू किया गया। दक्षिणी एशिया आर्थिक संघ के निर्माण की दिशा में एक बड़ा कदम माना गया। साप्टा समझौते के निम्नलिखित प्रावधान है। साप्टा को लागू करने के लिए संबंधित राष्ट्रों को 2 भागों में बांटा गया है, गैर अल्प विकसित देश और अल्प विकसित देश। गैर अल्प विकसित देश में भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, मालदीव और अफगानिस्तान है, और अल्प विकसित देश में बांग्लादेश, नेपाल, भूटान है। तो इसमें जो प्रावधान है उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है, गैर अल्प विकसित देश साप्टा लागू होने के 2 वर्ष के अंदर व्यापार शुल्क को घटाकर 20% तक करेंगे। ये देश अगले 5 वर्षों में अपने व्यापार शुल्क को घटाकर 0 से 5% तक करेंगे, लेकिन श्रीलंका के संबंध में यह समीक्षा 6 वर्ष होगी। सेकंड है, अल्प विकसित देश समझौते लागू होने के 2 वर्ष के अंदर अपने व्यापार शुल्क को घटाकर 30% तक करेंगे तथा ये देश अगले 8 वर्षों में अपने व्यापार को घटाकर 0 से 5% करेंगे, यानी % करेंगे। थर्ड है, सदस्य देश आयात शुल्क में समय सीमा से पूर्व ही अधिक में कटौती कर सकता है। फोर्थ है, व्यापार शुल्क में कटौती की उक्त व्यवस्था उन वस्तुओं पर लागू नहीं होगी जिन्हें किसी राष्ट्र द्वारा संवेदनशील सूची में शामिल किया जाएगा। संवेदनशील सूची का निर्धारण आपसी बातचीत से किया जाएगा। 4 वर्ष तक पुनः निरीक्षण की जाएगी। साप्टा ऐसा नहीं हो सका, जो भी इसके रिकमेंडेशन थे, इसे ना तो लागू करने के बाद इसे कई राष्ट्रों ने इसे लागू नहीं किया, क्योंकि 8 देशों में आपसी विश्वास की कमी देखी गई। वर्तमान में सार्क देशों के आपसी व्यापार 5% है, जबकि आसियान देशों के आपसी व्यापार 30% है। इससे विदित होता है कि आर्थिक और व्यापारिक एकीकरण में सार्क को अभी लंबी दूरी तय करना है। नेक्स्ट है, ट्रेड इन साउथ एशिया। साउथ एशिया में यानी दक्षिण एशिया में जो सार्क देशों के मध्य जो व्यापार का कुल GDP का मात्र 1% है। अगर हम वही अप्लाई सेम आसियान के साथ कंपेयर करते हैं तो आसियान का आपसी जो व्यापार है 30% है। अगर हम इंटरनेशनल ट्रेड एज ए परसेंटेज ऑफ द टोटल ट्रेड के हिसाब से करते हैं तो सबसे ज़्यादा जो परसेंटेज है वो यूरोप का है 60%। सेकंड है ईस्ट एशिया, इनका 35% है। उसके बाद नेक्स्ट है साउथ ईस्ट एशिया, इनका जो इंटरनेशनल ट्रेड एज ए परसेंटेज ऑफ द टोटल ट्रेड 25% है। अगर हम साउथ एशिया की बात करते हैं इंटरनेशनल ट्रेड के हिसाब से तो 5% है। ये बहुत ही विचार करने योग्य बात है। इसे जो सार्क के राष्ट्राध्यक्ष है इस पर विचार करके एक अच्छा सॉल्यूशन निकालने की आवश्यकता है, ताकि आपसी व्यापार को बढ़ाया जा सके। सार्क का गठन दक्षिण एशिया के लोगों को जीवन की गुणवत्ता बढ़ाने, क्षेत्र में आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विकास तथा सामूहिक आत्मनिर्भरता को बढ़ाने के उद्देश्य से किया गया था। दक्षिण एशियाई देशों में लगभग दुनिया की आबादी का लोग रहते हैं। इस दृष्टि से यह विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला संघ है। भारत जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में दूसरा स्थान है और सार्क में बड़ा भाई की भूमिका यानी बिग ब्रदर की भूमिका अदा करता है। सार्क के देशों के मध्य तनाव है जो कि सार्क के सम्मेलन तथा आपसी प्रगति में बाधा उत्पन्न करता है। वर्तमान में सार्क के समक्ष कई चुनौतियां हैं जो इस प्रकार से है। दक्षिण एशिया देशों के मध्य तनाव है। उदाहरण के लिए 1998 में किए गए परमाणु प्रशिक्षणों के कारण भारत पाकिस्तान के मध्य प्रतिस्पर्धा बढ़ गई, जिसके कारण सहयोग स्थगित करना मुश्किल हो गया।
सेकंड है, सार्क देशों के संसाधनों में भी स्पष्ट अंतर है। भारत ने न केवल भौगोलिक दृष्टि से बल्कि उसके पास आर्थिक संसाधन भी है। इस प्रकार से अन्य देश को भय उत्पन्न होता है कि कहीं वो भारत पर निर्भर हो जाए, मतलब कि भारत पर डिपेंड हो जाए। थर्ड है, सार्क देशों के शासन प्रणाली, जिसमें कि कुछ देशों में लोकतंत्र है तो कहीं में राजतंत्र व्यवस्था है। धार्मिक दृष्टि से बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान राज्य धर्म इस्लाम है। श्रीलंका, भूटान में बौद्ध धर्म, नेपाल हिंदी राज्य है तथा भारत धर्मनिरपेक्ष राज्य है। इन विभिन्नताओं के कारण मतभेद उत्पन्न होते हैं तथा एक दूसरे के विरुद्ध मतदान करते हैं। सार्क के देश के सदस्य बाहरी देशों के संपर्क में है तथा उनके इन क्षेत्रों में हित निहित है। बाहरी शक्तियों के हस्तक्षेप के कारण आपस में सहयोग करने में असफल रहते हैं। अमेरिका पाकिस्तान को शस्त्र धन उपलब्ध कराता है और पाकिस्तान शस्त्रों का प्रयोग भारत के विरुद्ध करता है। फिफ्थ है, इन देशों में मध्य संचार और आगमन के साधनों का अभाव है। सार्क के मध्य सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक विभिन्नता है। कई सम्मेलनों में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तौर पर आपसी विवादों को उछाला जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप सम्मेलन में होने वाले महत्वपूर्ण कार्य रह जाते हैं। ना तो बहुपक्षीय सहयोग संभव है और ना ही आर्थिक सहयोग संभव है। सार्क के देशों में मध्य तनाव का मुख्य कारण विश्वास का अभाव है। परस्पर विश्वास उत्पन्न करने के लिए अपनी प्रतिरक्षा व्यय में कमी करना चाहिए। द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय सहयोग को सुदृढ़ किया जाए। महाशक्तियों को इस क्षेत्र से दूर रखकर तथा आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने का अवसर न दे। सहयोग के नए क्षेत्र ढूंढा जाए, विशेषकर व्यापार, ऊर्जा, उद्योग, मुद्रा तथा वित्त क्षेत्रों को बढ़ावा दिया जाए। संघर्षों वाले मुद्दे को आपसी बातचीत से इसका समाधान किया जाए। दक्षिण एशिया के देशों में मुख्य समस्या द्विपक्षीय तथा राजनीतिक है, अतः सार्क को आर्थिक मंच के साथ साथ राजनीतिक मंच भी बनाया जाना चाहिए। सार्क देश के मध्य आवागमन तथा संचार को सुदृढ़ किया जाए। दक्षिण एशिया क्षेत्र में आतंकवाद, प्रदूषण, गरीबी, बेरोजगारी, तेजी से असंगठित शहरीकरण, शरणार्थियों, राजनीतिक अनस्टेबिलिटी, भ्रष्टाचार और कई संचारी और गैर संचारी रोगों के प्रकोप जैसे कई नकारात्मक मुद्दों का सामना करता है। एक प्रतिस्पर्धा दुनिया में जहां हम देशों को यूरोपीय संघ, आसियान, EU जैसे समूह बनाते हुए देखते हैं, सार्क दक्षिण एशियाई क्षेत्रों के देशों के लिए एक स्तंभ हो सकता है जो व्यापार में अपनी पहचान स्थापित करने के लिए उपयुक्त बुराइयों को दूर करने के लिए लगातार क्षेत्र में प्रयास कर रहे हैं। इस क्षेत्र के एकीकरण के लिए सरकारों पर पूरी तरह से भरोसा करना पर्याप्त नहीं हो सकता। पांचवें स्टेट यानी सोशल मीडिया और नागरिक पत्रकारिता के सक्रिय भागीदारी लोगों से संपर्क करने के लिए मजबूत कर सकती है और इसलिए क्षेत्रीय एकीकरण लाती है। इस क्षेत्र के 35% युवाओं के साथ ये क्षेत्र 21वीं सदी का वर्कफोर्स यानी कार्यबल है, जब दुनिया के बाकी हिस्सों में उम्र बढ़ने की आबादी है। इसलिए सदस्य राज्यों के बीच एक अच्छे सहयोग के साथ निकट भविष्य में एक मजबूत अर्थव्यवस्था, बेहतर समाज बन सकता है। इसी के साथ आज का लेक्चर समाप्त होता है। आई होप कि आप लोग को समझ आएगा। थैंक यू, टेक केयर। Dear friends, please subscribe my channel and press the bell icon.